तो आज हम कुछ और बेस्ट 15 क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाए हैं यहाँ पर, जो कि एनटीए ने जेईई मेंस 2020 में पूछे हैं। कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, उनका एक सिलेक्शन है यहाँ पर 15 क्वेश्चन का। इस सेशन में आए हुए क्वेश्चन और कुछ प्रीवियस सेशन में आए हुए क्वेश्चन का डिस्कशन एक बार फिर से करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको इनको देख के जाना है एग्जाम में। पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी कि इस टाइप का या हूबहू सिमिलर क्वेश्चन एज इट इज आपको मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पर जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन है ये आपके सामने, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। एलिमेंट ए एंड बी डू नॉट फॉर्म सॉलिड बाइकार्बोनेट, ठीक है, सॉलिड बाइकार्बोनेट नहीं बनाते हैं एंड रिएक्ट विद नाइट्रोजन टू गिव नाइट्राइड। आपको याद होगा एल्कली मेटल में हम लिखते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है। आपने यहाँ पे इसी तरीके से लिखा है यहाँ पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। ये हमारे पास कुछ ग्रुप हैं, ठीक है, ये हमारे पास कुछ ग्रुप हैं, फर्स्ट ए सेकेंड ए ग्रुप जो आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है। ये इस तरीके का एक ट्रेड, हमारा जो ट्रेड है वो चलता है। अब मेन इंटरेस्टिंग यहाँ पर क्या है, लिथियम का मैग्नीशियम के साथ डायगोनल रिलेशन होता है। लिथियम का मैग्नीशियम के साथ डायगोनल रिलेशन, ठीक है, इनका डायगोनल रिलेशनशिप होता है, ठीक है। अब इस रिलेशनशिप के चलते लिथियम और मैग्नीशियम के आपस में कुछ सिमिलैरिटी होती है। लिथियम का अगर आप बाइकार्बोनेट लिखें और मैग्नीशियम का अगर आप बाइकार्बोनेट लिखें MgHCO3 ब्रैकेट ट्वाइस, तो ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इनको सॉल्यूशन स्टेट में पाया जाता है। तो ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। इनके बाकी के बाइकार्बोनेट सॉलिड स्टेट में मिलेंगे, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनमें आप डिफाइन करोगे। तो लिथियम और मैग्नीशियम का डायगोनल रिलेशन होने के चलते लिथियम अपना एनामलस बिहेवियर शो करता है, और उसका एनामलस बिहेवियर इस फैमिली के मैग्नीशियम के साथ डायगोनल रिलेशन शो करता है। डायगोनल रिलेशन का मतलब है प्रॉपर्टी सिमिलर है जो यहाँ पर कुछ पाई जाती हैं, तो आपको ये यहाँ पर याद रखना होगा। और डायरेक्ट कंबाइन करता है, लिथियम नाइट्रोजन से कंबाइन करेगा तो यहाँ पर Li3N फॉर्म करता है, ठीक है। Li3N बैलेंस करके नहीं लिख रहा हूं, बट ध्यान रखिएगा Li3N। और अगर मैग्नीशियम से कंबाइन करता है नाइट्रोजन, मतलब एयर से, तो Mg3N2 फॉर्म करता है। तो ये नाइट्राइड, डायरेक्ट नाइट्राइड फॉर्मेशन की टेंडेंसी में ये पाई जाती है। चलिए, तो ये पहला क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया, दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस सेकंड वन, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जेईई मेंस 2020। चेक करते हैं यहाँ पर। द स्ट्रक्चर ऑफ SF6 इज ऑक्टाहेड्रल। SF6 का स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि SF6 में आप जब निकालेंगे तो यहाँ पर 6 बॉन्ड पेयर एंड 0 लोन पेयर आएगा। और आपको मैंने बताया था AB6 टाइप जो होता है वो ऑक्टाहेड्रल ही होता है या स्क्वायर बाइपिरामिडल। लेकिन जब आप SF4 की बात करते हैं तो यहाँ पर 4 बॉन्ड पेयर आएंगे, 4 बॉन्ड पेयर एंड 6 में 4 गया, 2 रिमेनिंग, 1 लोन पेयर, 1 लोन पेयर निकल के आएगा। तो ये आपका AB4 L टाइप आ गया। अब इन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये बोली है, इंक्लूडिंग लोन पेयर ऑफ एनी। अगर कोई लोन पेयर है तो आप उसे इंक्लूड करिए। तो SF4 बेसिकली अगर AB4L का अगर आप शेप कहें तो शेप जो होता है वो यहाँ पर सीसॉ फॉर्म होता है, ठीक है। सीसॉ फॉर्म डिफाइन किया जाता है, या डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल भी कहते हैं। दिस यू कैन आल्सो कंसीडर द डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल और सीसॉ फॉर्म। लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में, स्ट्रक्चर बनाने में टोटल सम कितना है? 5 है। तो 5 के केस में आप कुछ इस तरीके से फॉर्म करते हैं, S लिखा। अब जरा देखिएगा, यहाँ पर आपने ये डिफाइन किया, यहाँ पर आप ये फॉर्म कर सकते हो। मैं ऊपर ही बनाता हूँ, ध्यान रखिएगा, आपको मैंने इतना बता दिया, सफिशिएंट है। यहाँ पर देखिएगा, आपने ये मेंशन किया। अब जरा देखते हैं, ये S हो गया, ठीक है। आपने यहाँ पर डिफाइन किया F, आपने ये F मेंशन किया, आपने ये F मेंशन किया, ठीक है। एक लोन पेयर आपने यहाँ पर बना दिया, लोन पेयर, और आपने ये F मेंशन किया। तो ये है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्योंकि जब स्ट्रक्चर लिया जाता है तो स्ट्रक्चर में लोन पेयर कंसीडर होता है। स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर और शेप में एक बेसिक डिफरेंस है, अक्सर स्टूडेंट इसमें प्रॉब्लम में रहते हैं। स्ट्रक्चर में हम टोटल इलेक्ट्रॉन क्लाउड देखते हैं, जो बॉन्डेड है, जो नॉन बॉन्डेड है वो कंप्लीट कंसीडर किया जाता है। शेप में हम सिर्फ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ही कंसीडर करते हैं। तो जब हम शेप कंसीडर करते हैं
तो ये पैटर्न छोड़ा जाता है, बात समझ में आ गया, ये हट गया, तो यहाँ पर आपको ये सीसॉ डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल का फॉर्मेट आपको मिलेगा। लेकिन फिलहाल आंसर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो जाएगा, क्योंकि आपने जो बनाया था वो ट्रायंगल पे ही बनाया था, ये ध्यान रखिएगा। आपने कुछ इस अंदाज में फॉर्म किया था जो कि बताया गया। तो ध्यान रखिएगा, स्ट्रक्चर शेप में बेसिक डिफरेंस, शेप में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है उसे कंसीडरेशन में नहीं लेते हैं, उसे आया डिस्टॉर्शन जरूर देखते हैं, लेकिन आप उसको काउंटिंग में नहीं रखते। स्ट्रक्चर में हम बॉन्डेड एज वेल एज नॉन बॉन्डेड दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर ऐसे क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है। तो ये भी जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट आते हैं, मैंगो श्रिंक व्हेन केप्ट इन कंसंट्रेट साल्ट सॉल्यूशन। कहा यह जा रहा है कि एक आम को, मैंगो आम समझते हैं, ठीक है, उसको आप कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में अगर आप रख दें तो वो श्रिंक कर जाता है, ठीक है। और ये विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस टेक्स प्लेस, वैसे ये डिफ्यूजन नहीं है, ठीक है, ये डायलिसिस नहीं है, ये रिवर्स ओस्मोसिस नहीं है, दिस इज द ओस्मोसिस। कैसे हुआ, कैसे, जरा ये देख लीजिए। आपने कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लिया, मान लीजिए आप यहां पर, ठीक है, कोई एक मैंगो कंसीडर करते हो, सॉल्यूशन आपका साल्ट का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में ओस्मोसिस का रूल क्या है? जो ओस्मोसिस होती है, ठीक है, जो ओस्मोसिस होती है वो किस ट्रेंड में चलती है? तो आपको श्रिंक कैसे होगा, मतलब जो हायर टू कंसंट्रेशन जो होगा, इसके अंदर का कंसंट्रेशन, इसके बाहर का कंसंट्रेशन, तो बाहर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, अंदर का कंसंट्रेशन कम है, तो इसका सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल बाहर निकल के आएगा। तो जब बाहर निकल के आएगा, ठीक है, मतलब लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, जो ओस्मोसिस एक स्पॉन्टेनियस फ्लो होता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन, या डाइल्यूट सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेटेड या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के टूवर्ड, जब इससे सॉल्वेंट बाहर आएगा इट बिकम श्रिंक, ठीक है, ये श्रिंक कर जाएगा। तो ये यहाँ पे ओस्मोसिस को डिफाइन करता है, समझ में आ गया। लोअर से हायर ओस्मोसिस स्पॉन्टेनियस फ्लो, और अगर यहां पर हायर से लोअर होने लगे तो वो रिवर्स ओस्मोसिस, ओस्मोसिस का उल्टा ही रिवर्स ओस्मोसिस होता है। बट दिस इज नॉट अ केस ऑफ रिवर्स ओस्मोसिस, दिस इज द केस ऑफ बेसिक ओस्मोसिस जो आपको बताई गई, ठीक है। हाँ, सी वाटर से हम प्योर वाटर जो ऑब्टेन करते हैं, दिस इज द केस ऑफ रिवर्स ओस्मोसिस, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन, ये कभी आईआईटी में आया था और बाद में मेडिकल में स्टेट इंट्रेंस में बहुत पूछा गया क्वेश्चन। एनी पी ऑर्बिटल एकोमोडेट, देखो ऑर्बिटल दुनिया में कोई भी हो, एस का ऑर्बिटल, पी का ऑर्बिटल, डी का ऑर्बिटल, एफ का ऑर्बिटल, ठीक है, सबसेल नहीं ऑर्बिटल, तो एनी ऑर्बिटल एकोमोडेट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन कैरी करते हैं विद अपोजिट स्पिन, मतलब किसी का भी ऑर्बिटल, वो एस का हो सकता है, वो पी का भी कोई ऑर्बिटल हो सकता है, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, या फिर डी का ऑर्बिटल हो, ठीक है, या डी का कोई ऑर्बिटल आपको यहाँ पर दे दिया जाए, तो कोई भी ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा, ठीक है, 4 नहीं, 6 नहीं। अच्छा, कई लोग गलती क्या करते हैं, पी बोला गया तो उन्होंने तुरंत ये बना लिया, गिन डाले 6 होते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, ये तो सबसेल है पूरा, तो 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन, नाउ दिस इज द आंसर, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हम यहाँ पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये अगेन आपके पास एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जेईई मेंस 2020 का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियोफाइल हमेशा अगर कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करने जाता है तो वो हमेशा मोस्ट डिफिशिएंट सेंटर देखेगा, मतलब जहां पॉजिटिव ज्यादा है, रिएक्शन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब आप जरा देखो, आने वाला तो न्यूक्लियोफाइल है, यहां पर नेगेटिव किया, यहां पर पॉजिटिव, हमको ये प्लस देखना है, सारा खेल इस प्लस का है। मैं बार बार यही बात आपको कई बार बता चुका हूं, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन जो भी आए हैं वो उन्हीं टर्म्स पे आए हैं जो मैंने आपको सिखाए थे, और आगे भी आपको वही मिलेंगे भी। चलिए देखते हैं, यहाँ पर हमारा जो पॉइंट है वो ये देखिए, जो न्यूक्लियोफाइल है वो बैठे यहाँ पर देख रहा होगा, इसका पॉजिटिव चार्ज इधर भी चला जाएगा रेजोनेंस में, इधर भी तो मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, इसका इधर रेजोनेंस में, इधर प्लस आई इफेक्ट, यहाँ पे आएंगे तो सिर्फ प्लस आई इफेक्ट एक मैथिल का है, इधर क्या है, 2 तरफ से मैथिल के प्लस आई इफेक्ट है, तो सबसे ज्यादा यहाँ पर आने की टेंडेंसी होगी, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर मोस्ट रिएक्टिव, न्यूक्लियोफाइल उसको प्रेफर करता है जहां मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है। ध्यान रखना, किसी कार्बोनिल कार्बन पे अगर न्यूक्लियोफाइल जाके ऐड होगा
तो वहां पर जिस कार्बोनिल कार्बन का पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होगा, मतलब चार्ज डिमिनिश ना हो, वो पॉजिटिव किसी इंडक्टिव इफेक्ट से या रेजोनेंस से जितना कम डिमिनिश होगा, वहां मैग्नीट्यूड उतना ज्यादा होगा, उसी को प्रेफर किया जाता है। तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। तो समझ गए होंगे आप इसका आंसर क्या है। थर्ड आंसर आपको यहाँ पर हो गया। ये नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, IUPAC नेमिंग है, ये भी आया, मैंने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में आपको सिखाया था। ठीक है, यहाँ पे अन, निल, एनियम। अन का मतलब जो होता है वो 1 होता है, निल का मतलब 0 होता है और एन का मतलब 9 होता है, ध्यान रखिएगा। और ये 109 ही यहाँ पर पूछा गया था। तो यहाँ पे किसी एक ऑप्शन को करेक्ट कर लीजिएगा, थोड़ा सा गड़बड़ लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपके सामने ये 109 अन, निल, एनियम। जैसे यहाँ पे देते अन, निल, बाइलियम, बात समझ में आ गया। अन, निल, ऑक्टियम, बात समझ में आ गया। तो ये इस तरीके का है जो आपको नेमिंग के बिहाफ पर है, ये भी पूछा गया है, तो पूछे जाने की संभावना है, तो इसलिए मैंने आपको ये बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 373 केल्विन। देखो वाटर का जो बीपी है, वाटर मतलब H2O, H2O मतलब 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब 373 केल्विन इन टर्म्स ऑफ केल्विन, ये हो गया। ठीक है, अब रूम टेम्परेचर पर सिर्फ H2O ही लिक्विड होता है। H2S, H2SE, H2T ऑल आर गैसेस। आपको पता है, मैंने आपको ये बताया था, H2O, H2S, H2SE एंड H2TE ये आपको दिए जा रहे हैं, ये सभी गैस हैं। अब एक बात और, ये लिक्विड है, आपने वाटर तो रूम टेम्परेचर पे देखा ही है, तो जो गैस है, ठीक है, उसका बीपी तो रूम टेम्परेचर पे होगा ही नहीं। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे होगा ही नहीं, तो वो बिलो होगा। अब बात ये आती है, मोर देन होने से रहा, ठीक है, ये भी इससे ज्यादा होगा नहीं, तो आंसर ये या फिर ये। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर लेस देन ये हम कंसीडर करें या मोर देन 300 केल्विन और लेस देन 373 केल्विन, ये यहाँ पर एक इश्यू बनता है। मैं आपको बता दूं, ठीक है, अगर आप 300 केल्विन से ज्यादा लेते हैं, तो 300 केल्विन से अगर आप ज्यादा लेते हैं तो 273 में आपने कितना ऐड किया, 27 अप्रोक्सीमेटली रूम टेम्परेचर, तो इतने पे तो ये आपका लिक्विड होता ही नहीं है, तो आपका आंसर जो होगा वो लेस देन ये होगा। बस समझ में आ गया, तो ये ध्यान रखिएगा। आपका जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, मैं आपको H2 का बताऊं, -60 डिग्री सेल्सियस के अप्रोक्सीमेटली होता है, लेकिन आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे आते हैं, फर्स्ट आंसर हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत बार आया है कई एग्जाम में, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, पर JEE 2020 का नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं मेंशन किया। Which of the following is the correct order of zero and first order reaction respectively, where A is the initial concentration। हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन के लिए रिलेशन होता है, हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन का रिलेशन होता है। फॉर्मूला ये है, T हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C टू पावर n-1। इसके टर्म में लिखते हैं कभी कभी, C मतलब कंसंट्रेशन, ज्यादातर ऐसे भी लिखा हुआ मिलता है 1/A टू पावर n-1, ये आपके सामने निकल के आता है। ठीक है, अब आपको n क्या है, n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर लेना है। मान लो इसी के रेफरेंस में आपको दे रहे हैं n इज इक्वल टू, अगर आप जीरो कंसीडर करते हैं तो आप क्या लिखेंगे, T हाफ आपने यहाँ जीरो रखा तो ये A ऊपर चला जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, ये हो गया। और अगर आपने यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 रखा, जब 1 रखोगे तो 0 हो जाएगा, तो T हाफ ये A टू पावर 0 ये निकल के आता है। अगर आप 2 रखोगे तो भी आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या है, 0 और फर्स्ट ऑर्डर के लिए है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A एंड A टू पावर 0। नाउ दिस इज द आंसर। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। हाफ लाइफ का डिफरेंट ये nth ऑर्डर के लिए है, nth ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ और कंसंट्रेशन का, इनिशियल कंसंट्रेशन का रिलेशन है। 0 के लिए ये, फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए, एनी अदर फ्रैक्शनल ऑर्डर यू कैन कैलकुलेट। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। एक अच्छा क्वेश्चन, स्ट्रक्चर में बहुत बेसिक क्वेश्चंस आए हैं इस सेशन, जेईई मेंस में बहुत बेसिक क्वेश्चंस आए हैं जो आपको नीट में मिलने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। इनको जरूर देखिएगा, जरूर करिएगा। ठीक है, आता है पायरोफॉस्फोरिक एसिड। देखिए पायरोफॉस्फोरिक एसिड ये होता है H4P2O7। रही बात इनके स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर भाई साहब जरा बना लेते हैं। स्ट्रक्चर कुछ इस अंदाज में बनता है। आपने डिफाइन किया P डबल बॉन्ड O, ठीक है, आपने डिफाइन किया P डबल बॉन्ड O, आपने लिखा OH, ठीक है, OH, आपने ये लिखा OH एंड OH, ये आ गया।
और सीधी सी बात H4P2O7 में जितने H हैं उतने ही OH हैं। तो अगर आप चेक कर लोगे नंबर ऑफ OH 4 निकल के आ जाएंगे, आंसर हो गया। आपको इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं मिलता। नंबर ऑफ P डबल बॉन्ड O ये हो गया, जितने P हैं भाई P तो यार एक लॉजिक समझ लो, थोड़ा सा वाहियात लोग सोचते हैं कि 2 ही फॉस्फोरस हैं तो 2 ही P डबल बॉन्ड तो बनाएंगे, ये 4 कहां से बना देंगे, 4 थोड़ी ना बना सकते हैं। तो ये भी आप सोचने वाली बात है। और POP बॉन्ड तो आपके सामने ये एक बॉन्ड निकल के आएगा, ये 2 नहीं हो सकता क्योंकि P तो 2 ही है ना हमारे पास, तो हम एक ही बार बीच में ऑक्सीजन ला सकते हैं, 2 बार नहीं बना सकते हैं, तो ये नहीं होगा। तो एक ऑप्शन ऐसे खत्म हो गया, एक ऑप्शन ऐसे खत्म हो गया। अब 2 बचे, 50-50 कर लेते हैं तो भी आंसर नहीं। तो कभी कभी नहीं भी आता हो तो भी काम कर सकते हो, थोड़ा सा स्ट्रेटजी बना के चलिएगा। क्लियर है? चलिए, तो आंसर आपका ये फर्स्ट हो गया, जो आपको समझ में आ गया होगा। आगे आते हैं, बफर सॉल्यूशन की बात करते हैं। ठीक है, बफर सॉल्यूशन का एक नियम है, कैसे देखा जाता है। वीक एसिड, ठीक है, बफर में चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, वीक होता है, पहली बात। फिर अगर एसिड वीक है तो साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। देखो अब आपको समझना क्या है, वीक एसिड हमारे पास तो ये तो होगा नहीं क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये तो होने से रहा। अब आपके ये बचे, ठीक है। अब ये वीक एसिड है आपके पास, वीक एसिड एंड साल्ट या एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस, आप देखो उस साइड जाके, ये एक तरीका होता है। मतलब क्या कहते हैं, जो आपने वीक एसिड लिया उसका कॉन्जुगेट बेस दूसरी साइड होना चाहिए, अगर नहीं है तो नहीं है। अभी देखिए एसिटिक एसिड का क्या ये कॉन्जुगेट बेस इधर मिलेगा, नहीं, ये भी नहीं होगा। क्या इधर मिलेगा, ये भी नहीं होगा। या फिर आप इसे कहें वीक एसिड, आपने ये डिफाइन किया, वीक एसिड एंड साल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ये आपके सामने आता है। तो कुछ इस अंदाज में लिखा जाता है, एसिड और इसका कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस कैसे फॉर्म होता है, बाय रिमूवल ऑफ 1H+। तो ये एक बेसिक सा तरीका है जो मैंने आपको बताया। 2020 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, मिल सकता है। अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज नॉट करेक्ट। ऑर्डर कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइन किया जा सकता है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन इन डिफरेंशियल रेट लॉ। ऑर्डर जब आप लिखते हो तो कुछ इस अंदाज में लिखा जाता है, dx अपॉन dt, दिस इज द डिफरेंशियल रेट लॉ। ठीक है, k a की पावर m आपने लिखा, मान लीजिए b की आपने n लिखा, इक्वेशन लिखी थी, a b लिखा और प्रोडक्ट लिख दिया, कुछ ऐसे, सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन, दिस इज द ऑर्डर। अगर आप यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखोगे तो m प्लस n लिखोगे, तो वही बात है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल रेट लॉ। इट इज नॉट अफेक्टेड विद द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। आप यहाँ चेंज कर दो, ऑर्डर इफेक्टेड नहीं होगा। आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ऑर्डर यहाँ पर इफेक्टेड नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, कोई फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या उसका ऑर्डर बदल जाएगा, नेवर पॉसिबल। कोई सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन आपने डिवाइड कर दिया तो क्या वो फर्स्ट ऑर्डर की हो जाएगी या फ्रैक्शनल ऑर्डर की हो जाएगी, नेवर पॉसिबल। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट चेंज होने से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में कोई बदलाव नहीं होता है। नाउ ए ऑर्डर कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, नहीं, ऑर्डर फ्रैक्शनल हो सकता है हाँ, अगर रिएक्शन एलिमेंट्री हुई, एलिमेंट्री, तो ऑर्डर फ्रैक्शनल नहीं होगा। लेकिन उसके लिए ये वर्ड दिया होना चाहिए कि एलिमेंट्री, इन केस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन ऑर्डर कैन नॉट बी फ्रैक्शनल। बट दिस इज अ जनरल केस, क्वेश्चन ऑफ IIT, क्वेश्चन ऑफ जेईई मेंस, ये अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है। ऑलरेडी मेडिकल एंट्रेंस में पूछा गया है स्टेट में, और स्टेट इंजीनियरिंग में पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है जिसमें ऑर्डर कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, ऑर्डर फ्रैक्शनल हो सकता है। कब नहीं हो सकता, जब एलिमेंट्री रिएक्शन होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेंसिटी ऑफ नियॉन विल बी हाईएस्ट, इसका एक ही तरीका होता है डेंसिटी देखने के लिए। आप भाई साहब बस इतना याद रखिए, ज्यादा दिमाग मत लगाइए, P अपॉन T, ध्यान रखिएगा। डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर फेवरेबल फॉर हायर डेंसिटी। ये ज्यादा हो, ये कम हो, तभी ये ज्यादा आएगा। तो अगर प्रेशर हाई रखोगे, टेम्परेचर कम रखोगे तो डेंसिटी ज्यादा आएगी। अगर ये कम, ये ज्यादा रखोगे तो डेंसिटी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, डेंसिटी ऑफ नियॉन विल बी हायर। तो हाई प्रेशर कहाँ मिला, 2 ATM यहाँ पर और यहाँ पर। इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। अब इसमें टेम्परेचर किसमें लो है, किसमें है, सेकंड आंसर, करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर
Which of the following gas is released? This is also question of JEE 2020 when noble metal gold and platinum are treated with aqua regia. देखो aqua regia जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है किसका, HNO3 का और HCl का। अब कौन कितना पार्ट है, जिसमें 3 है वो 1 पार्ट होगा, जिसमें 1 है वो 3 पार्ट होगा। बस इतना ध्यान रखिएगा, ऐसे ही आप इजीली याद रख सकते हैं। और इस कॉम्बिनेशन से तो जनरेट होता है NOCl, Cl और H2O जो कि बाद में कंबाइन करता है, और जो गैस जनरेट होती है वो गैस यहाँ पर NO होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो एक्वा रेजिया से हमारा रिएक्शन होता है, जो रिएक्शन होगी तो ये गैस जनरेट होगी। एक्वा रेजिया इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 1 पार्ट ऑफ HNO3 एंड 3 पार्ट ऑफ HCl। आपके सामने याद रखने का तरीका 3 का 1 तो फिर 1 का 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन विच इज एसिडिक इन नेचर। दिस इज अमोनिया, दिस इज हाइड्राजोइक एसिड। हाइड्राजोइक एसिड नेम याद रखिएगा, उल्टा दिखता है एग्जाम में। अमोनिया और हाइड्राजोइक एसिड में लोग अंतर नहीं कर पाते, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आते हैं और लास्ट क्वेश्चन विच हैज द वीकेस्ट बॉन्ड। देखो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। देखो जितने ज्यादा बॉन्ड बनेंगे बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। आप यहां पर निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर, यहां पर निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर, यहां पर निकालेंगे, आपका यहाँ पे कितना आ रहा है 15 आ रहा है। ठीक है, 15 मतलब 10 माइनस रिमेनिंग डिवाइडेड बाई 2, 2.5 आ गया। आप यहां पर निकालोगे, ठीक है 16 आ गया, 10 माइनस रिमेनिंग डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर 2 आ गया। ठीक है, यहां पर आएंगे आपने, आप 14 आ गया, यहाँ पर 10 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर 3 आ गया। आप यहाँ पे निकालोगे, यहाँ पे ऐसे ही निकालोगे तो आपका देखिए अब जो कैलकुलेशन है यहाँ पर ये आपका 15, ठीक है 2 कम हो गया, यहाँ पे 13, तो 13 पे बॉन्ड ऑर्डर मैंने बताया था, आप अप्लाई करिए निकाल लीजिएगा। तो आंसर यहाँ पर आपका ये होगा जो यहाँ पर ये निकल के आता है। तो बाकी आपको मैंने सिखाया है, इसमें बहुत ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ और 15 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको जेईई मेंस के और मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं। मैं कल आपको 4 वीडियो और अपलोड करूंगा जो क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे, जिनको मैं डिस्कशन करूंगा, और वो आपके करने के लिए नहीं है, वो आप इनको देखिए, इनका सोल्यूशन समझिए। आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिलने की पूरी प्रोबेबिलिटी रहेगी, आप इनको पढ़ के जाइए। बाकी जो कराया गया है उसे रिवाइज करते रहिए, पेशेंस रखिए, डरिए नहीं, अपना काम करते रहिए। ठीक है, तो अगले वीडियो में कल हम आपको 4 वीडियो मिलेंगे कल के टर्न पे, जो आपको कल का मतलब आज का ही टर्न होगा। वीडियो का टाइम मैं ऑलरेडी ही न्यू डे में ही बना रहा हूँ, बट ये इस टाइम का वीडियो है, 3 या 4 बजे का वीडियो है। तो आज भी आपको दोपहर में या इवनिंग में ही वीडियो, रात नाइट में ही मिलेंगे, तो आप ये ध्यान रखिएगा। तो ठीक है, तब तक के लिए इतने क्वेश्चन आप देख डालिए, बाकी अपना पढ़ते रहिए।